हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग जंक्शन। दोस्तों, हमने इसके पहले वाली वीडियो में कवर किया था द रीजंस ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कि कैसे जब रिवॉल्ट एक जगह से स्टार्ट हुआ तो फिर वो कैसे पूरे इंडिया भर में फैला। वो आइए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने देखा था कि मेरठ के कुछ सिपाहियों ने ब्रिटिश सोल्जर्स को मार करके अपने कुछ दोस्तों को जेल से रिहा करवा दिया था और उसी दिन से ये रिवॉल्ट ऑफिशियली स्टार्ट हुआ था। वो दिन था मई 10, 1857, यानी कि 1857 को रिवॉल्ट ऑफ 1857 ऑफिशियली स्टार्ट हुआ था। पर फ्रेंड्स, जो मेरठ के सिपाही थे उन्हें यह बात मालूम थी कि अगर वो सिर्फ और सिर्फ मेरठ में ही रह के लड़ेंगे तो ये रिवॉल्ट पूरे भारत भर में नहीं फैल पाएगा, क्योंकि ब्रिटिश जो थी वो इस रिवॉल्ट को दबा देती। इसीलिए उन्होंने तुरंत ही दिल्ली की तरफ रुख किया, क्योंकि उन्हें पता था कि दिल्ली में जाके उन्हें एक ठोस लीडरशिप मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, मेरठ दिल्ली से लगभग 58 किलोमीटर दूर है। तो मेरठ के सिपाहियों ने दिल्ली की तरफ रुख किया। वहां की लोकल इन्फेंट्री के जो सिपाही थे उन्हें इस बारे में पहले ही पता चल गया था और वो सिपाही भी इन मेरठ के सिपाहियों के साथ मिल गए थे। ठीक है फ्रेंड्स। पर लेकिन फ्रेंड्स, जब ब्रिटिशर्स को पता चला कि हाँ कुछ इस तरह का रिवॉल्ट हो रहा है तो उन्होंने अपने कुछ आदमी भेजे थे इस रिवॉल्ट को दबाने के लिए। सबसे पहले उन्होंने भेजा साइमन फ्रेजर को, जो कि एक पॉलिटिकल एजेंट थे। पर लेकिन वो इसे रोकने में नाकाम रहे और इन्हें भी शूट कर दिया गया। फिर इसके बाद ब्रिटिशर्स ने सेंड किया लेफ्टिनेंट विलॉगबी को, जो कि ऑफिसर इंचार्ज थे मैगजीन के। मैगजीन का फ्रेंड्स, जो गोलियां होती हैं, जो बुलेट्स होते हैं, वो जहां रखे जाते हैं उसे हम कहते हैं मैगजीन सेंटर। तो वहां के लेफ्टिनेंट विलॉगबी को ब्रिटिशर्स ने भेजा इस रिवॉल्ट को दबाने के लिए। पर लेकिन ये भी नाकाम रहे और इन्हें भी मार दिया गया। फ्रेंड्स, इसी तरह बाय किलिंग देयर ओन यूरोपियन ऑफिसर्स सोल्जर्स हैड सीज्ड दिल्ली, यानी कि ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर्स को मार करके ये सिपाही दिल्ली के कुछ हिस्सों को कब्जा करने में सफल हुए थे। ठीक है फ्रेंड्स। फिर उसके बाद ये लोग गए बहादुर शाह जफर, जो कि लास्ट मुगल रूलर हुए, ये उनके पास जाके उन्हें इंडिया का एम्परर प्रोक्लेम किया। फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में बहादुर शाह जफर इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। उनका कहना यह था कि अब वो बूढ़े हो गए हैं और बहुत ज्यादा टेरिटरी उनके पास नहीं है, सभी ब्रिटिशर्स ने एनेक्ट कर ली है। पर लेकिन सिपाहियों के बार बार कहने पर बहादुर शाह जफर इंडिया का एम्परर बनने के लिए तैयार हो गए। फ्रेंड्स, जैसे ही बहादुर शाह जफर एक एम्परर बने इंडिया के, वैसे ही क्या हुआ, ये जो सिपाही म्यूटिनी था ये अब ट्रांसफॉर्म हो गया रिवॉल्यूशनरी वॉर में। ऐसा क्यों? क्योंकि अब एक लीडर मिल चुका था। तो एक लीडर के मिलने के वजह से जो ये सिपाही म्यूटिनी थी ये अब बदल गई थी रिवॉल्यूशनरी वॉर में। फ्रेंड्स, इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा हुआ कि ब्रिटिशर्स को ये लगा कि ये वॉर एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड वॉर है, ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, बल्कि ये एक पूरी तरह से प्लान्ड एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड रिवॉल्ट है। ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स, मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर को इंडिया का एम्परर बनाने के पीछे एक वजह यह भी हो सकती है कि जो मुगल डायनेस्टी थी वो इंडिया में बहुत दिनों से राज कर रही थी। तो सोल्जर्स को ऐसा लगा होगा कि अगर मुगल डायनेस्टी का कोई एम्परर इंडिया का लीडर बनता है तो ये इंडिया के पॉलिटिकल यूनिटी का एक तरह से सिंबल होगा। ठीक है फ्रेंड्स। एम्परर बनने के बाद बहादुर शाह जफर ने भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से निभाया। जैसे कि बहादुर शाह जफर रोट लेटर टू ऑल द चीफ्स एंड रूलर्स ऑफ इंडिया अर्जिंग देम टू ऑर्गेनाइज एंड टू फाइट ब्रिटिश। बहादुर शाह जफर ने सभी इंडियन रूलर्स को एक पत्र लिखा जिसमें कि उन्होंने उन सब से गुजारिश की कि सभी साथ में आकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ते हैं। और इस लेटर का
बहुत सारे इंडियन रूलर्स पे असर भी हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स, जो ये रिवॉल्ट था उसका सेंटर बना हुआ था दिल्ली, और उसका सिंबल यानी कि लीडर कौन था? बहादुर शाह जफर। फिर फ्रेंड्स, दिल्ली में जब ये सब हो रहा था तो बरेली के सूबेदार बख्त खान, जो कि खुद 40 से भी ज्यादा साल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्मी में रह चुके थे, बरेली में उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ बगावत कर दी और वो अपनी आर्मी लेकर दिल्ली पहुंच गए। बरेली दिल्ली से 285 किलोमीटर दूर है। तो जैसे ही सूबेदार बख्त खान को दिल्ली में हो रही घटनाओं का पता चला, वो अपनी आर्मी लेकर तुरंत ही दिल्ली पहुंच गए, और दिल्ली पहुंचकर उन्होंने जितने भी भारतीय सिपाही थे उन सभी का कमान संभाल लिया, यानी कि वो अब जनरल बन गए थे इंडियन आर्मी के सिपाहियों की। तो फ्रेंड्स, अब देखिए, इंडियन सिपाहियों के पास जो लीडर था वो तो पहले से मौजूद था बहादुर शाह जफर के रूप में। अब जनरल बख्त खान के आने के बाद अब उन्हें एक सेनापति भी मिल चुका था, यानी कि अब जो उनकी आर्मी थी वो पूरी तरह से तैयार थी। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से जो इंडियन आर्मी की जो एक पूरा का पूरा ग्रुप था वो तैयार हो गया था। अब बहादुर शाह जफर ने सोचा कि अब जब वो एम्परर हैं तो उन्हें अपनी एक टीम बनानी चाहिए। तो उन्होंने अपनी एक टीम बनाई जिसमें कि 6 आर्मी मैन थे और 4 सिविलियंस थे। ठीक है फ्रेंड्स, बहादुर शाह जफर के टीम में 6 आर्मी मैन और 4 सिविलियन थे। ये जो टीम थी ये क्या करती थी? ये स्टेट के अफेयर्स सॉल्व करती थी इंडियन एम्परर के नाम पर। ठीक है फ्रेंड्स, पर लेकिन जैसा कि हमने पीछे देखा, जो बहादुर शाह जफर थे वो काफी बूढ़े और कमजोर हो चले थे। तो इस टीम की जो रियल लीडरशिप थी वो थी आर्मी मैन के पास, जिसके लीडर थे बख्त खान। तो ऑफिशियली सारे डिसीजंस बख्त खान ही लेते थे, पर लेकिन उस पर साइन किसका होता था? एम्परर, यानी कि बहादुर शाह जफर का। क्लियर है फ्रेंड्स? अब हम देखते हैं कि जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 था, इनके मेन सेंटर्स कहां थे, यानी कि किन किन जगहों पर बहुत बड़े पैमाने पर रिवॉल्ट ऑफ 1857 का असर देखा गया। उनमें कुछ ही जगह शामिल थे, जैसे कि दिल्ली जहां पे ये सभी चीजें स्टार्ट हुई थी, बरेली, लखनऊ, फैजाबाद, कानपुर, झांसी और आरा जो कि बिहार में है, और बाकी सारे जो सेंटर्स हैं वो यूपी के थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कानपुर की। फ्रेंड्स देखिए, कानपुर में जो पेशवा बाजीराव सेकंड थे, फ्रेंड्स ये पेशवा बाजीराव, कानपुर में जो पेशवा बाजीराव सेकंड थे वो 3rd एंग्लो मराठा वॉर में ब्रिटिशर्स से हार चुके थे। हारने के बाद ब्रिटिशर्स ने उन्हें जबरी बिठूर भेज दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, और जो पेशवा बाजीराव सेकंड थे उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी एक पेंशन देते थे, यानी कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के दिए हुए पेंशन पे गुजारा कर रहे थे। पर लेकिन नाना साहब, जो कि पेशवा के अडॉप्टेड सन थे, ब्रिटिशर्स ने यह कहा कि हम नाना साहब को पेशवा नहीं मानते, यानी कि उन्होंने कहा कि हम लास्ट पेशवा बाजीराव सेकंड को ही मानते हैं, इनके बाद नाना साहब को हम पेशवा नहीं मानते, और इसी नाते हम नाना साहब को कोई भी पेंशन नहीं देंगे। जब ये बात नाना साहब को पता चली तो नाना साहब के पास जब इंडियन सिपाही गए कि उनकी कमान संभालने के लिए या फिर कानपुर में रिवॉल्ट को लीड करने के लिए, तो नाना साहब तुरंत ही मान गए। नाना साहब तुरंत ही इंडियन सिपाहियों का लीडरशिप कानपुर में एक्सेप्ट कर लिए, जिसके बाद नाना साहब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कानपुर से कुछ हद तक निकालने में सफल रहे, जिसके बाद वो खुद को पेशवा घोषित कर दिए। He acknowledged बहादुर शाह जफर as chief and himself as his general, यानी कि वो बहादुर शाह जफर को अपना चीफ मानने के लिए तैयार हो गए और खुद को उनका जनरल बताया।
ठीक है फ्रेंड्स, ये थी कानपुर की कहानी। वैसे तो कानपुर के सारे ब्रिटिशर्स जो थे वो भाग गए थे, पर लेकिन कुछ ब्रिटिशर्स जैसे कि सर ह्यूग व्हीलर जो कि वहां के स्टेशन कमांडर थे, उन्होंने इनके सामने सरेंडर कर दिया। पर लेकिन फिर भी इंडियन सिपाहियों ने उन्हें 27 जून 1857 को मार डाला। उन्हें इसलिए मारा क्योंकि वो बताना चाहते थे कि ये जो रिवॉल्ट था ये सच में वो लड़ रहे हैं, ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात थी कानपुर की। अब हम बात करते हैं लखनऊ की। फ्रेंड्स, लखनऊ जो थी उस समय अवध की कैपिटल हुआ करती थी। वहां के नवाब थे वाजिद अली शाह और उनकी वाइफ थी बेगम हजरत महल। इन दोनों का एक सन था जिसका नाम था बिरजिस कादिर। ठीक है फ्रेंड्स, 1856 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध को एनेक्ट कर लिया था, जिसके बाद से वहां के नवाब वाजिद अली शाह को एक्साइल पे भेज दिया गया था। तो 4 जून 1857 को जब इंडियन सिपाही बेगम हजरत महल के पास गए अपने रिवॉल्ट का न्योता लेकर, तो बेगम हजरत महल 4 जून 1857 को रिवॉल्ट की कमांड अपने हाथ में लेकर बिरजिस कादिर को लखनऊ का नवाब घोषित कर दिया, जिसके बाद लखनऊ को बेगम हजरत महल ने कैप्चर किया और वहां के कुछ ब्रिटिश आर्मी वाले जैसे कि हेनरी लॉरेंस और उनकी आर्मी को इंडियन सिपाहियों ने मार गिराया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं बरेली की। फ्रेंड्स, बरेली में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ रिवॉल्ट का कमान संभाला खान बहादुर खान ने, जो कि हाफिज रहमत खान के डिसेंडेंट यानी कि ये उनके पोते थे। खान बहादुर खान ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पे जी रहे थे। उनकी एज थी 82 इयर्स। फ्रेंड्स, 82 साल के एज में भी खान बहादुर खान की जो लीडरशिप थी वो काफी गजब की थी। उन्होंने कुछ ही समय में 40,000 लोगों की आर्मी बना डाली और उनकी जो लीडरशिप थी वो एक तरह से सबसे बेस्ट थी। उन्होंने 82 साल की उम्र में भी इस मूवमेंट को सक्सेसफुली एंड तक रन किया। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात आती है आरा की, जो कि बिहार में है। वहां पे इस रिवॉल्ट की कमान संभाली कुंवर सिंह ने, जो कि एक जमींदार थे जिसकी जमीनों को ब्रिटिशर्स ने उनसे फोर्सफुली हड़प लिया था। तो जब ये सिपाही कुंवर सिंह के पास पहुंचे तो कुंवर सिंह अनहेसिटेंटली एग्रीड टू लीड द इंडियन सिपाहीज, यानी कि वो तुरंत ही तैयार हो गए। फैजाबाद जो कि अवध के पास में था, वहां पे कमान संभाली मौलवी अहमद उल्ला ने। वो वैसे तो रहने वाले मद्रास के थे, पर लेकिन वो फैजाबाद में शिफ्ट हो गए थे। मौलवी अहमद उल्ला ने भी ब्रिटिशर्स को बहुत हद तक रेसिस्टेंट दिया और उन्हें फैजाबाद से कुछ समय के लिए खदेड़ने में सफल रहे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं झांसी की। झांसी के राजा थे राजा गंगाधर राव और उनकी पत्नी थी रानी लक्ष्मीबाई। उन दोनों का एक अडॉप्टेड सन था जिसका नाम था दामोदर। ठीक है फ्रेंड्स, पर लेकिन राजा गंगाधर राव के डेथ के बाद ब्रिटिशर्स ने झांसी को अपने कब्जे में कर लिया था। किसके तहत फ्रेंड्स? डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के। डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट क्या था कि अगर किसी राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है तो वो राज्य अपने आप ही ब्रिटिशर्स के अंडर में आ जाएगा। तो राजा गंगाधर राव के मृत्यु के बाद, डेथ के बाद, ब्रिटिशर्स ने उनके अडॉप्टेड सन दामोदर को सक्सेसर मानने से मना कर दिया था। पर लेकिन रानी लक्ष्मीबाई बिल्कुल भी झांसी को देने के लिए तैयार नहीं थी। वो आखिरी दम तक लड़के झांसी को बचाना चाहती थी और उन्हें असिस्ट किया तांत्या तोपे ने। तांत्या तोपे क्या थे? कानपुर में नाना साहब के काफी करीबी थे। पर लेकिन कानपुर की हार के बाद नाना साहब वहां से कहीं चले गए थे और तांत्या तोपे रानी लक्ष्मीबाई की हेल्प के लिए झांसी पहुंच गए। ठीक है फ्रेंड्स, रानी लक्ष्मीबाई और तांत्या तोपे इन दोनों ने मिलकर ग्वालियर को एनेक्ट किया
और डिक्लेयर कर दिया कि एक बार फिर से मराठा एम्पायर ग्वालियर से स्टार्ट होगा। पर लेकिन ये बहुत दिन तक नहीं चल पाया। ब्रिटिशर्स ने 1858 में ग्वालियर को फिर से रिकैप्चर कर लिया था। पर लेकिन हम एक बात कह सकते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई रिवॉल्ट ऑफ 1857 की एक सबसे दमदार लीडर थी। ठीक है फ्रेंड्स, अभी तक हम बात कर रहे थे कि कैसे इंडियन सिपाही और भारत के जो रूलर्स थे उन्होंने मिलकर किस तरह से ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अब हम बात करते हैं जो हमारे लोकल सिविलियंस थे, आखिर उन्होंने किस तरह से इस रिवॉल्ट में अपना योगदान दिया। फ्रेंड्स, जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 था इसमें पीजेंट्स, शॉपकीपर्स, जमींदार्स, आर्टिजन्स, लेबर और भी तमाम सोसाइटी के जो क्लास थे उन लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। इन्हीं के बदौलत 1857 रिवॉल्ट गेन्ड स्ट्रेंथ एंड मास पार्टिसिपेशन, क्योंकि मास पार्टिसिपेशन का मतलब बड़े पैमाने पर इन सिविलियंस के वजह से ही 1857 जो रिवॉल्ट था वो पहुंच पाया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पीजेंट्स के बारे में कि पीजेंट्स ने कैसे योगदान दिया। फ्रेंड्स, पीजेंट्स जो थे उनका जो लेना देना होता था वो होता था जमींदार्स और मनी लेंडर्स। जमींदार्स और मनी लेंडर्स ही ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से पीजेंट्स को टैक्स और उनकी जमीनों के लिए फोर्स किया करते थे। तो पीजेंट्स ने क्या किया, इन जमींदार्स और मनी लेंडर्स पर अटैक करना शुरू किया। इन्होंने इन पर अटैक करके इनके बही खाता जला डाले और भी कई तरीकों से इनकी प्रॉपर्टी को नष्ट कर दिया। फ्रेंड्स, यही नहीं, इन्होंने दे ऑल अटैक्ड ऑल सिंबल्स ऑफ ब्रिटिश रूल, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी सिंबल्स थे, जैसे कि पुलिस स्टेशन हो गए, कोर्ट्स हो गए और भी तमाम चीजें, उन सब चीजों पर इन पीजेंट्स ने हमला किया। ठीक है फ्रेंड्स, इन सिविलियंस ने कितना ज्यादा हेल्प किया, ये बात हम इस बात को हम कह सकते हैं कि अवध में लगभग 1.5 लाख लोग मारे गए थे। फ्रेंड्स, 1.5 लाख पीपल वर किल्ड इन अवध, और जिसमें से 1 लाख सिर्फ और सिर्फ सिविलियंस थे, यानी कि 1.5 लाख में से 1 लाख सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिविलियंस थे। ठीक है फ्रेंड्स, और दूसरा बागपत जो कि उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां के एक निवासी शाहमल बागपत उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। इन्होंने भी इस रिवॉल्ट में काफी योगदान दिया। फ्रेंड्स, ये रात रात पर जगकर गांव के लोगों को मोटिवेट करते थे, उन्हें मनाते थे कि वो इस रिवॉल्ट से जाकर जुड़े और ब्रिटिशर्स का मिलकर सामना करें। फ्रेंड्स, इन्होंने एक हॉल ऑफ जस्टिस भी बनाया था जहां पे लोग अपनी परेशानियां लेके जाते थे और ये उनका सॉल्यूशन उन्हें देते थे। ठीक है फ्रेंड्स, पर लेकिन एक ब्रिटिश ऑफिसर दुर्लभ के हाथों शाहमल को मार दिया गया और इनके बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, और पब्लिक को डराने के लिए कि अगर वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ उठेंगे तो क्या अंजाम हो सकता है, 21 जुलाई 1857 को इनके सर को पब्लिकली डिस्प्ले किया गया ताकि जो पब्लिक है उनमें फिर से डर बिठाया जा सके। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं सप्रेशन, यानी कि किस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस रिवॉल्ट को सप्रेस किया। सबसे पहले हम बात करते हैं दिल्ली की। फ्रेंड्स, दिल्ली को कैप्चर करने के लिए जो कमान दी गई वो कमान दी गई थी जॉन निकोलसन को। जॉन निकोलसन played a crucial role in suppressing revolt at Delhi. जॉन निकोलसन 20 सितंबर को बहादुर शाह जफर को कैप्चर करके दिल्ली को अपने कब्जे में ले लिया। बहादुर शाह जफर को कैप्चर करने के बाद उन्हें रंगून भेज दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, बहादुर शाह जफर वॉज कैप्चर्ड एंड सेंट टू रंगून, और उनके जो 2 बेटे थे उनके बच्चों को लेफ्टिनेंट हडसन ने कैप्चर करके उन्हें गोली से मार डाला। ठीक है फ्रेंड्स, और फिर उसके बाद 1862 में बहादुर शाह जफर की
मृत्यु के बाद, डेथ के बाद कोई भी मुगल रूलर इंडिया में नहीं बचा। यानी कि लास्ट मुगल रूलर हमारे इंडिया में कौन हुए? बहादुर शाह जफर। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से दिल्ली को ब्रिटिशर्स ने कब्जा किया। अब बात करें कानपुर में, तो कानपुर में हमने देखा नाना साहब और तात्या तोपे ने एक साथ मिलकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ रहे थे, पर लेकिन सर कॉलिन कैंपबेल ने 6 दिसंबर 1857 को कानपुर को कैप्चर कर लिया, जिसके बाद नाना साहब नेपाल चले गए छिपने के लिए और तात्या तोपे वेंट टू झांसी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को हेल्प करने के लिए। नाना साहब जब नेपाल गए फिर उसके बाद उनकी कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई। अब हम बात करते हैं झांसी में। झांसी को कैप्चर करने के लिए की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई सर हग रोज को। ठीक है फ्रेंड्स, और सर ह्यूज रोज जो थे वो झांसी को कैप्चर करने में सफल रहे और महारानी लक्ष्मीबाई ने अपनी जान उनसे लड़ते हुए दे दी। फ्रेंड्स, भले ही रानी लक्ष्मीबाई ये वॉर हार गई हूं, पर लेकिन 1857 रिवॉल्ट में जितने भी लीडर्स थे उनमें सबसे काबिल लीडर थी रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है फ्रेंड्स, तात्या तोपे ब्रिटिशर से बचने के लिए सेंट्रल इंडिया के जंगल्स में जाकर छिप गए, पर लेकिन अप्रैल 1859 को वो पकड़े गए और उन्हें भी मार दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला और खान बहादुर खान को भी कैप्चर कर लिया गया और उन्हें भी मार दिया गया 1859 तक। अब बच गया लखनऊ। लखनऊ को कब्जा करना ब्रिटिशर्स के लिए इतना आसान नहीं था। स्टार्टिंग में लखनऊ को कब्जा करने के लिए भेजा गया था सर हेनरी हैवलॉक को और सर जेम्स आउटरम को। इन दोनों को भेजा गया था, पर लेकिन ये लखनऊ को कैप्चर करने में असफल रहे। फिर सर कॉलिन कैंपबेल कानपुर को जीतने के बाद वो लखनऊ चले आए, सर कॉलिन कैंपबेल, और उन्होंने नेपाल के गोरखा सोल्जर्स के हेल्प से लखनऊ को कैप्चर करने में सफल रहे। मार्च 1858 में लखनऊ भी ब्रिटिशर्स के द्वारा कैप्चर कर लिया गया, जिसके बाद बेगम हजरत महल नेपाल चली गई और वहां पर भेष बदल के रहने लगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब था कि कैसे जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने रिवॉल्ट ऑफ 1857 को सप्रेस किया। फ्रेंड्स, अब हम आज की लास्ट टॉपिक को जानते हैं कि आखिर इस रिवॉल्ट के फेल होने के कारण क्या क्या थे, आखिर क्यों ये रिवॉल्ट जो था वो फेल हो गया। इसके जो मेन रीजंस थे वो थे ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन वाज एब्सेंट। फ्रेंड्स, जैसा कि अभी हमने देखा मेजर सेंटर्स में कि जितने भी सेंटर्स थे वो नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया के ही आसपास के थे, बाकी ईस्टर्न, वेस्टर्न और सदर्न इंडिया इस रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया था। दूसरा जो रीजन था वो था ऑल क्लासेस डिड नॉट ज्वाइन, यानी कि हर क्लास के लोगों ने इस रिवॉल्ट में हिस्सा नहीं लिया। तीसरा रीजन था पुअर आर्म्स एंड इक्विपमेंट। फ्रेंड्स, आप जानते ही हैं जो ब्रिटिशर्स के जो हथियार थे वो थे मॉडर्न इक्विप्ड, पर लेकिन इंडियंस जो हथियार यूज कर रहे थे वो या तो फिर तलवार और भाला था या तो फिर ओल्ड राइफल, जो कि ब्रिटिशर्स के हथियारों के सामने काफी इनसफिशिएंट थे। ठीक है फ्रेंड्स, चौथा रीजन था अनकोऑर्डिनेटेड एंड पुअरली ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि हर जगह पे जो रिवॉल्ट था वो अलग अलग फेज में अलग अलग टाइम पे स्टार्ट हुआ। सारा का सारा रिवॉल्ट एक साथ स्टार्ट नहीं हुआ, यानी कि जैसे जैसे इंडियन सिपाही जहां जहां पहुंचते गए उसी टाइम पे वो रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ। सभी जगह एक साथ ऑर्गेनाइज करके कोऑर्डिनेट करके रिवॉल्ट स्टार्ट नहीं हुआ। और जो सबसे मेन रीजन था वो था नो यूनिफाइड आइडियोलॉजी, यानी कि इंडियन रूलर्स और लोग जो लड़ रहे थे वो सब अपने अपने फायदे के लिए लड़ रहे थे, यानी कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने का सबका जो मोटिव था वो अलग अलग था, वो सेम नहीं था। आइए एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन वाज एब्सेंट। फ्रेंड्स, जैसा कि अभी हमने देखा कि जो मेन सेंटर्स थे वो क्या क्या थे, दिल्ली, कानपुर, फैजाबाद, लखनऊ, आरा,
यही सब जो मेन सेंटर्स थे ये मेनली नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया के थे, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 1/4 एरिया इंडिया का कवर हुआ था इस रिवॉल्ट में। बाकी जो 3/4 एरिया था वो अनअफेक्टेड था, यानी कि उन जगहों ने इस रिवॉल्ट में हिस्सा ही नहीं लिया। ईस्टर्न, सदर्न एंड वेस्टर्न एरियाज वर अनअफेक्टेड। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी एक रीजन था कि क्यों ये रिवॉल्ट फेल हुआ। दूसरा जो रीजन था वो था ऑल क्लासेस डिड नॉट ज्वाइन, यानी कि हर क्लास ने इस रिवॉल्ट में हिस्सा नहीं लिया। जैसे कि जो एजुकेटेड इंडियंस थे, उन्हें क्या लगता था, उन्हें यह लगता था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो अगर इंडिया में रहे तो इंडिया में मॉडर्नाइजेशन आ जाएगा। यानी कि एजुकेटेड इंडियंस ने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया, क्योंकि उन्हें लगता था कि ब्रिटिशर्स मॉडर्न इंडिया बना सकते हैं। उसी तरह मनी लेंडर्स और जमींदार्स, जो ब्रिटिशर्स के जो मनी लेंडर्स और जमींदार्स थे जिनको ब्रिटिशर्स से फायदा पहुंच रहा था, उन्होंने भी इस रिवॉल्ट में हिस्सा लेने से मना कर दिया। उन्हें लगता था कि ब्रिटिशर्स के राज्य में उनके जो इंटरेस्ट थे वो वेल प्रोटेक्टेड थे। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरा जो रीजन था वो था पुअर आर्म्स एंड इक्विपमेंट्स। हमने अभी देख लिया कि क्यों पुअर आर्म्स एंड इक्विपमेंट्स भी एक वजह थी। फिर चौथा रीजन था पुअरली ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि पूरे इंडिया भर में जहां जहां भी ये रिवॉल्ट हुआ वहां वहां पे बिल्कुल भी कोऑर्डिनेशन नहीं था। सभी अपने हिसाब से लड़ रहे थे और सभी अलग अलग टाइम पे रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ, जिसकी वजह से इंडिया जो था वो बैकफुट पे आ गया था। और दूसरी बात ये थी कि जो इंडियन रूलर्स थे उन्हें बहुत बड़े स्केल पर वॉर लड़ने की कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। जैसे कि जो ब्रिटिशर्स के जो आर्मी जनरल्स थे वो पूरे वर्ल्ड भर में युद्ध लड़ रहे थे, तो उन्हें वॉर का ज्यादा एक्सपीरियंस था। पर लेकिन जो इंडियन रूलर्स थे वो बहुत बहादुरी से लड़े, पर लेकिन जब बात आती है बहुत बड़े स्केल पे वॉर लड़ने की तो उनके पास सफिशिएंट एक्सपीरियंस नहीं था। ठीक है फ्रेंड्स, और जो सबसे मेन जो रीजन था वो था नो यूनिफाइड आइडियोलॉजी। फ्रेंड्स, हमने सीरियल्स वोरियल्स में और फिल्मों में देखे होंगे कि कैसे दिखाया जाता है कि सभी कोई एक साथ मिलजुल कर देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे। वो बात भी कुछ हद तक सही है, पर लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था कि सभी देश की आजादी के लिए ही लड़ रहे थे। हर कोई अपना फायदा देखकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ रहा था, और जिनका फायदा नहीं था वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे। जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई ब्रिटिशर्स के खिलाफ इससे लड़ रही थी क्योंकि उन्हें अपना राज्य झांसी वापस चाहिए था। वैसे ही जो पीजेंट्स थे वो क्यों लड़ रहे थे, क्योंकि वो जमींदार्स और मनी लैंडर्स से परेशान थे। तो कुल मिला जुला के हम ये कह सकते हैं कि इंडिया में कोई भी यूनिफाइड आइडियोलॉजी नहीं थी। तो फ्रेंड्स, ये थे रीजंस जिनके वजह से जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 था वो फेल हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने रिवॉल्ट ऑफ 1857 के कॉजेस, वो किस तरह से पूरे इंडिया भर में फैला, मेन सेंटर्स, सप्रेशन और उसका फेलियर्स के कारण सभी हमने कवर कर दिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।